नमस्कार साथियों। हम देख रहे थे अफ्रीका महाद्वीप। इससे पहले कालीबाई संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रदीप डामोर। हम रहे थे अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित झीलों के बारे में। उन झीलों में हमने देखा था सबसे पहले कौन सी झील पड़ी थी। यहाँ पर हमने देखी थी टाना झील। टाना के बाद में हमने टंगानिया झील, विक्टोरिया झील और एडवर्थ झील, एल्बर्ट झील, इन सभी झीलों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी हमने, जो पिछले वीडियो में है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर कालीबाई संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित जो जो नदियां है, अफ्रीका महाद्वीप की जो जो मुख्य मुख्य नदियां है, उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और उन नदियों के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की जो स्थिति है वह किस प्रकार से है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। उस रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ से एक रेखा और गुजरती है, उस रेखा का क्या नाम है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इसी तरह यहाँ से एक रेखा और गुजरती है, उसका क्या नाम है? मकर रेखा, ठीक है। यह तीनों रेखा है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, यह तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो अब यहाँ पर रेखाओं का अंकन करने का महत्व यह है कि यहाँ से जो नदियां गुजरती है, उन नदियों के संदर्भ में पूछा जाता है कि कौन सी नदी कितनी बार किस रेखा को काटती है। जिससे हमारे बांसवाड़ा की माही नदी है, वह यू आकार का शेप बनाती है और वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए यहाँ पर इन रेखाओं को अंकित किया गया है, ताकि यहाँ पता चले कि अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित जो जो नदियां हैं वह किस अवस्थिति में किस ओर प्रवाह करती है, किस ओर अपना जल ले जाती है, कौन से सागर में गिरती है, उससे संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं नील नदी के बारे में। सबसे पहले कौन सी नदी देखेंगे हम? नील नदी। नील नदी को देखने से पहले हम सबसे पहले यह समझेंगे कि हमने पिछले वीडियो में जो देखा था विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील पड़ा था। विक्टोरिया झील से ही इस नदी का उद्गम होता है। किसका? नील नदी का। कहाँ से उद्गम होता है? विक्टोरिया झील से। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक विक्टोरिया झील, ठीक है। समझने का प्रयास करें। यहाँ पर विक्टोरिया झील है और यहीं से एक नदी निकलती है, ठीक है। वह नदी भूमध्य सागर की ओर जाती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में जाती है। उस नदी का क्या नाम है? तो वह जो नदी है उसका नाम है नील नदी। नाम है नील नदी। यहाँ नील नदी जो है, यहाँ जो नील नदी है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और कहाँ से निकलती है? उसका उद्गम कहाँ पर है? तो विक्टोरिया झील। और विलय कहाँ पर होता है? तो भूमध्य सागर में। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो यहाँ जो नील नदी है, यहाँ जो नील नदी है, यहाँ एक तो श्वेत नील के नाम से जानी जाती है और एक नील, नील नदी के नाम से जानी जाती है, श्वेत और नीली। तो यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर झील अवस्थित है। उस झील का क्या नाम है? टाना झील। टाना, टाना झील, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो नील नदी में ही मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नीली नदी है, इसे नीली कहते हैं। और यहाँ से श्वेत है, तो श्वेत नील नदी, इस तरह से ये निकलती हुई भूमध्य सागर में इसका विलय होता है। और यहाँ जो नदी है नील नदी, यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की भी लंबी नदी है। अब आइए हम अगली नदी के बारे में देखते हैं। अगली नदी बनती है अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर? उससे पहले, अगली नदी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मैं बना लेता हूं बांध। यहाँ एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? आसवना बांध। क्या नाम है? आसवान बांध। आसवान बांध बना हुआ है, ठीक है। आसवान बांध नाम है उसका, आसवान बांध, ठीक है। आसवान बांध, याद रखिएगा। आसवान, आसवान बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो नील नदी पर बना हुआ है।
यहाँ बांध कहाँ बना हुआ है? आसवान बांध नील नदी पर। यहाँ पर ये हमारी नील नदी निकल रही है। झील और टाना झील से यह नदी निकलती है। पहले जहाँ टाना झील से इस नदी का उद्गम होता है उसे क्या कहते हैं? नीली नदी कहते हैं। और विक्टोरिया झील से यहाँ तक जो नदी का संगम होता है वहां तक इसे क्या कहते हैं? श्वेत नदी कहते हैं, श्वेत नील नदी कहते हैं। और इस तरह आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर में इसका विलय होता है तो इसे पूर्णतः क्या कहा जाता है? नील नदी कहा जाता है। और इसी नील नदी पर बना हुआ है आसवान बांध बना हुआ है। याद रखना है, आसवान बांध अति महत्वपूर्ण है, आसवान बांध बना हुआ है। अगली नदी है हमारे यहाँ दक्षिण की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, यहाँ यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? ऑरेंज नदी। नाम है उसका ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी नाम है उसका, ऑरेंज नदी। इसके बाद में हम अगली नदी देखते हैं तो यहीं से एक नदी का और उद्गम होता है। तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी नाम है लिम्पोपो नदी। नाम है उस नदी का लिम्पोपो नदी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है, हम नदी को इस तरह ले लेते हैं। यहाँ जो इस तरह से हम लेते हैं इसको, तो यहाँ पर जो हमारी ये रेखा गुजर रही है, ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो अब महत्वपूर्ण क्या है लिम्पोपो नदी के बारे में कि यह ड्रेकनबर्ग जो पर्वत श्रृंखला है, ड्रेकनबर्ग, ठीक है, यहाँ पर यह जो ऑरेंज नदी है यहाँ पर भी क्या है? यह ड्रेकनबर्ग पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और यहाँ भी ड्रेकनबर्ग से ही निकलती है, ड्रेकनबर्ग से। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? ड्रेकनबर्ग से। और यहाँ लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को, यह मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है यहाँ। याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी उद्गम कहाँ से? ड्रेकनबर्ग से। और मकर रेखा को यहाँ लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, यहाँ हमें ध्यान रखना है। और इसका विलय कहाँ होता है? तो इसका विलय होता है हिंद महासागर की ओर। ठीक है, हिंद महासागर में इसका विलय हो जाता है। अब हम देखते हैं अगली नदी के बारे में।